इस दुनिया में जिन लोगों के पास मॉन्स्टर से लड़ने की शक्ति होती है उन्हें रेडर्स कहा जाता है। ये लोग डीमंस का शिकार करते हैं, ट्रेजर्स हासिल करते हैं और इंसानों की रक्षा करते हैं। भले ही ये काम खतरनाक हो, लोग इन्हें हीरोज कहते हैं। हर जगह इनकी पूजा होती है और कई लोग जलते भी हैं, क्योंकि मॉन्स्टर हंटिंग और खजाने की तलाश का ख्वाब हर किसी को लुभाता है। लेकिन जो इस काम को हासिल नहीं कर पाते वे दूसरों से ईर्ष्या करते रहते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक पब्लिक रेस्टोरेंट से, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी कोई अचानक चिल्लाने लगता है। चिल्लाने वाला और कोई नहीं बल्कि कहानी का प्रोटैगनिस्ट जे ह्यन है। वह गुस्से से आग बबूला है, क्योंकि उसे पता चला है कि रेड के दौरान उसे सिर्फ मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एक चश्माधारी लड़का तुरंत जे हन को शांत होने को कहता है। उसका कहना है कि जल्दी पैसे कमाने के लिए जॉब जे हन ने ही मांगी थी और फिलहाल यही एक मौका उपलब्ध है। चाहकर भी जे हन के पास कोई और विकल्प नहीं है। तभी हमारा हीरो बताता है कि चश्मा पहने यह लड़का असल में एक यंग वुमन है जो रेडर एजेंसी में काम करती है। यह एजेंसी उन लोगों के लिए है जो किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं है। यही लड़की जे हन जैसे लोगों को जॉब दिलाती है। जब जुंग वान ने उससे संपर्क किया तो हमारे हीरो को लगा कि उसे कोई शानदार काम मिलने वाला है, लेकिन हकीकत यह निकली कि उसे अनडेड से भरे डंजन के फ्रंट लाइन पर खड़ा होना है, जैसे किसी डिस्पोजेबल शील्ड ऑफ मीट को बीच में डाल देना। जे हन हैरान होता है कि उससे निचले रैंक वाले लोग भी हाई पेइंग जॉब्स पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ यह घटिया काम क्यों बचा है। यंग वुमन उसे याद दिलाती है कि उसकी मार्शल आर्ट्स क्लास भले ही टॉप नॉच हो, मगर ऐसे जॉब्स बहुत कम आते हैं। यह सुनकर जे हन और भड़क उठता है। उसे लगता है कि शायद सिर्फ इसलिए उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स रेडर है। लड़की अनिच्छा से मानती है कि हाँ, मार्केट पर हावी तो मैजिक यूजर्स ही हैं। असलियत यह है कि मार्शल आर्ट्स रेडर्स ज्यादा समय लेते हैं, बार बार चोट खाते हैं और एम्प्लॉयर्स इसी वजह से उन्हें कम तवज्जो देते हैं। सच तो यह है कि जहां मेजेस पीछे खड़े होकर मॉन्स्टर मारते हैं, मार्शल आर्ट्स रेडर्स हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं और सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। इसी वजह से किसी भी फाइट में मेजेस को साफ एडवांटेज मिलता है। जे हन को बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले मार्शल आर्ट्स रेडर्स की मांग थी, लेकिन अब सब उलट चुका है। वह पछतावा जताता है कि काश उसने तब मेज बनने का फैसला किया होता। सब कुछ बदलना शुरू हुआ था 11 साल पहले, जब हमारा हीरो हाई स्कूल के तीसरे साल में था। उसने अवेकेंड एप्टीट्यूड एवेल्युएशन में टॉप किया और उसे एक प्रतिष्ठित मेस्माइज एकेडमी में प्रवेश मिला, जो खास तौर पर रेडर्स को तैयार करती थी। उस समय मेज एप्टीट्यूड में उसका स्कोर था 97%, लगभग परफेक्ट, जबकि उस दौर के टॉप स्टूडेंट्स जैसे लेडी सिवेना तक सिर्फ 92% ला पाए थे। नतीजे चौंकाने वाले थे, लेकिन मार्शल क्लास एप्टीट्यूड उसकी मात्र 34% आई थी और फिर भी उसने एक मूर्खतापूर्ण फैसला लिया, मार्शल रेडर बनने का। उसने यह चुनाव किसी नोबल रीजन से नहीं किया। दरअसल वह मेज बनना ही नहीं चाहता था। उस समय मेजेस की छवि खराब थी। लोग उन्हें सिर्फ बफर्स समझते थे, ऐसे लोग जो मार्शल आर्ट्स रेडर्स के बिना एक लो रैंकिंग मॉन्स्टर तक नहीं मार सकते। लेकिन वक्त बदल गया। अब मार्शल आर्ट्स रेडर्स की वैल्यू घट चुकी है और मेजेस सबसे ज्यादा मांगे जाते हैं। अगर हमारा हीरो 11 साल पहले मेज क्लास चुनता तो उसकी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि क्लास बदलना भी बेकार है। रेडर्स 20 साल की उम्र के बाद ग्रोथ प्लेटो पर पहुंच जाते हैं, यानी आगे सुधार नामुमकिन है। इसलिए अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। यंग वुमन उसे याद दिलाती है कि आजकल ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और उसे नखरे नहीं करने चाहिए। वह कहती है कि यह जॉब वह किसी और को देने वाली थी, लेकिन जे हन को ही ऑफर किया क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा। यह सुनकर हमारे हीरो के मन में कड़वा आयरनी जगता है। वो जे हन, जिसकी प्रतिभा एक समय हर एस्पायरिंग मेज को जलाती थी, आज एक इनसिग्निफिकेंट डी रैंक मार्शल आर्ट्स रेडर बन चुका है। उसकी मूर्खतापूर्ण पसंद ने उसे इस हालत तक गिरा दिया है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। वह अनमने मन से इस जॉब को स्वीकार कर लेता है। उसकी दोस्ता यह सुनकर खुश हो उठती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन भीतर से हमारा हीरो अच्छी तरह जानता है यह सफर आसान नहीं होने वाला। जैसे ही हमारा हीरो निकलने को होता है, मैनेजर उसे बताता है कि सुबह 8 बजे वह जे हन से उस पते पर मिलेगा जो पहले ही उसके फोन पर भेजा जा चुका है। जिज्ञासा में जे हन पूछता है कि एजेंसी का मैनेजर वहां क्यों होगा। यंग वुमन हंसकर कहता है कि चिंता मत करो, उसका भी वहीं कुछ काम है, इसलिए वे जरूर मिलेंगे। अगले दिन सब लोग डंजन गेट के बाहर इकट्ठा होते हैं।
वहां अकेला खड़ा है हमारा हीरो। समय देखते देखते उसका दिल घबराने लगता है क्योंकि यंग वुमन अब तक नहीं पहुंचा। वह एक आह भरता है और सोचता है कि शायद यंग वुमन को उससे कहीं ज्यादा केपेबल रेडर्स को संभालना चाहिए। आखिरकार जे हन तो बस एक डी रैंक मार्शल आर्ट्स लड़का है और यंग वुमन खुद एक ए रैंक मेज। जे हन को हैरानी होती है कि ऐसा प्रतिभाशाली इंसान रेडर एजेंसी में क्यों समय बर्बाद करता है, जबकि वह किसी भी गिल्ड में शामिल होकर आगे बढ़ सकता है। अगर जे हन उसकी जगह होता तो अब तक बेहतर जगह ढूंढ चुका होता। तभी उसके भीतर से एक आवाज गूंजती है, बेकार कमीना। ये आवाज मानो उसके ही अंदर छिपा कोई दूसरा हिस्सा हो जिसे हम अभी तक ठीक से नहीं जानते। सोचों में डूबा जे हन तभी सुनता है कि कोई उसे पुकार रहा है। सामने खड़ा है उसका दोस्त मोंग हो, सिर से पांव तक आर्मर पहने हुए। दोनों मजाक और बातचीत में लग जाते हैं। मोंग हो मार्शल आर्ट्स रेडर्स पर गर्व करता है। वह कहता है कि आज की जनरेशन ये नहीं समझती कि मार्शल रेडर्स कितने कूल हैं। उसके हिसाब से तो मेजेस सिर्फ बेकार होबोस हैं जो पीछे खड़े होकर फायरबॉल फेंकते रहते हैं। लेकिन जे हन की सोच बिल्कुल उलटी है। उसके लिए मार्शल आर्ट्स रेडर होना कूल नहीं बल्कि एक दुखद बोझ है। सच तो यह है कि वे लोग आजकल 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से कमा रहे हैं। मोंग हो फिर भी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि हमें अपनी पोजीशन चाहे जैसी हो पूरी कोशिश करनी चाहिए। वह ड्रिंक के लिए रेड के बाद मिलने का प्रस्ताव रखता है। जे हन मान तो लेता है लेकिन तुरंत जोड़ता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मोंग हो मजाक में याद दिलाता है कि पिछली बार उसी ने बिल चुकाया था। जे हन शर्मिंदा होकर मुस्कुराता है। जे हन के लाचार चेहरे को देखकर मोंग हो मान जाता है और कहता है कि इस बार भी वही पे करेगा। हमारा हीरो हंसते हुए माफी मांगता है लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसका दोस्त हमेशा चुपचाप फंस जाता है। तभी एक सख्त आवाज सुनाई देती है, सबको डंजन के एंट्रेंस पर इकट्ठा होने का आदेश। 30 मिनट बाद एंट्री होने वाली है। सबके चेहरों पर चिंता साफ झलकती है। शायद किसी को इस नए आदमी का रौब झेलना पसंद नहीं आ रहा। मोंग हो अपनी पार्टी की ओर लौट जाता है और जे हन बार बार फोन चेक करता रहता है। यहीं पर हमें डंजन के बारे में एक सच्चाई पता चलती है। जब भी कोई रेडर डंजन में प्रवेश करता है 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली, अगर अचानक कोई छुपा ट्रेजर मिल जाए तो लालच उनका दिमाग खराब कर देता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और तभी डंजन उन्हें परखता है। इस परीक्षा से बच निकलना दुर्लभ है। अधिकतर बार ये लोभ एक आपदा बन जाता है। दूसरी बात क्या है यह हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि वही आर्मर्ड आदमी फिर बीच में टोक देता है। वह जे हन को ताना मारते हुए कहता है, फोन घूरना बंद करो, अब डंजन में उतरने का समय आ गया है। फिर मजाक में जोड़ता है कि शायद हमारा हीरो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख रहा है। जे हन हंसकर टाल देता है और बताता है कि दरअसल वह अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। फिर एक आखिरी वर्ड अपनी माँ को कहकर वह डंजन में उतर जाता है। अंदर आते ही मेजेस पीछे खड़े होकर अपनी वॉन्ड्स निकालते हैं और मार्शल रेडर्स सबसे आगे फ्रंट लाइन पर डट जाते हैं। कुछ ही देर में माइंडलेस गूल्स निकल आते हैं। उनकी घिनौनी शक्लें अंधेरे में चमकती हैं। तभी एक घमंडी विजर्ड मार्शल रेडर्स पर चिल्लाकर आदेश देने लगता है, फॉर्मेशन लो, चाहे जान चली जाए। यही वो कारण है जिससे हमारा हीरो इस काम से नफरत करता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई जर्क उसे आदेश दे कि क्या करना है, लेकिन मजबूरी है इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। मेजेस चांटिंग शुरू कर देते हैं और उनकी एलिमेंटल पावर से सिजलिंग फायरबॉल्स निकलकर ज़ॉम्बीज को राख बना देती हैं। जे हन उन विजर्ड्स को देखता है और सोचता है कि क्या ये मीटियर गिल्ड से हैं? ये गिल्ड कुछ समय पहले तक रुकी थी लेकिन अब हालात कुछ और लग रहे हैं। टेंशन के बावजूद जे हन को लगता है कि आज उसकी मौत लिखी नहीं है क्योंकि मेजेस की शक्ति भारी पड़ रही है। थोड़ी राहत मिलते ही मोंग हो पानी पीकर ताजगी पाता है और कहता है कि अब तो डंजन का मकसद सिर्फ बॉस को गिराना है। एक बूढ़ा आदमी हंसी में कहता है कि उम्र उसे पीछे छोड़ रही है। वह बूढ़ा हमारे हीरो से पूछता है कि उसे कोई आइटम ड्रॉप मिला क्या। उसकी आवाज में उत्साह है क्योंकि ए रैंक डंजन्स अक्सर अच्छा लूट देते हैं। जे हन सिस्टम विंडो खोलता है पर तभी अजीब ग्लिच शुरू हो जाता है। सिर में तेज दर्द उठता है और अचानक मैसेज आता है, IER सिस्टम डाउन, यूजर से कनेक्शन अस्थायी रूप से कट गया है। फिर दूसरा मैसेज, रिबूट फेल। हमारे हीरो की आंखें फैल जाती हैं। ऐसा तो उसने कभी अनुभव नहीं किया। तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, फॉलो द लाइट। घबराकर वह पीछे मुड़ता है तो देखता है सिस्टम नोटिफिकेशंस अब ग्लिच होकर दिखा रही हैं कि अननोन एंटिटी ने सिस्टम में घुसपैठ की है। सेफ मोड रेस्टोरेशन फेल हो रहा है। जे हन हक्का बक्का रह जाता है। बूढ़ा उसकी हालत देख पूछता है कि क्या हुआ। जे हन कहता है कि किसी ने उसे लाइट फॉलो करने को कहा और तभी जादुई रोशनी के बुलबुले अचानक हवा में चमकने लगते हैं और ये रोशनी सिर्फ उसे दिखाई देती है।
डर के बावजूद उसकी नजर उस लाइट पर टिकी रहती है। वह साहस जुटाकर लाइट की ओर बढ़ने का फैसला करता है। बूढ़ा पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है तो जे हन आश्वस्त करता है कि वह जल्दी लौट आएगा। रोशनी का पीछा करते करते वह एक अजीब जगह पहुंचता है। सिस्टम विंडो तुरंत पॉप होकर बताती है कि EER सिस्टम डिसेबल हो गया है और स्टेटस विंडो लोड नहीं हो सकती। वह इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। नया नोटिफिकेशन आता है, पार्शियल डैमेज डिटेक्टेड, रीबूट इन सेफ्टी मोड। जे हन हैरान है, ऐसा कभी 17 साल में नहीं हुआ। वह सोचता है कि कहीं यह आवाज सिस्टम की खराबी से जुड़ी तो नहीं। सिस्टम बार बार ग्लिच होकर फेल मैसेजेस दिखा रहा है लेकिन वह रोशनी का पीछा जारी रखता है। उसके मन में सवाल है, क्या एसियर सिस्टम में कोई बदलाव हो रहा है? यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड। एसियर सिस्टम का नाम नॉर्स मिथोलॉजी के देवताओं से लिया गया है, जैसे ओडिन और थॉर। सन 2011 की डिजास्टर ईयर में यह सिस्टम अचानक उभरा। उसी साल पैसिफिक ओशन के बीच में एक विशाल पेड़ 9 दिन में आकाश छूने लगा। वही था इग्द्रसिल वर्ल्ड ट्री। उस 9वें दिन जब ट्री पूरी तरह स्प्राउट हुआ तो दुनिया पर नरक टूट पड़ा। आधी मानवता मॉन्स्टर हमलों, भूख और प्लेग से खत्म हो गई। उसी निराशा में कुछ सच्चे हीरोज उभरे। उन्होंने डिवाइन पावर्स दिखाकर इंसानों को उम्मीद दी। धीरे धीरे लोग एसियर सिस्टम से जुड़ने लगे और रेडर्स बने। तब से यह सिस्टम ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब अगर यह सिस्टम बदल रहा है तो जे हन डरता है कि अंजाम बुरा होगा। तभी वह एक डेड एंड पर पहुंचता है। सामने खड़ा है एक हरा दरवाजा। पहले तो शॉक लगता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वह कहता है, तो ये है ट्रेजर गेट। ये सीक्रेट रूम्स डंजन के भीतर छिपे होते हैं और इनका प्रकट होना बेहद रेयर माना जाता है। यहाँ तक कि हाई लेवल डंजन्स में भी इन जगहों में अक्सर स्पेशल आइटम्स और रेयर मटेरियल्स मिलते हैं जिन्हें बेचकर लाखों करोड़ों वन कमाए जा सकते हैं। जब जे हन ने इस कमरे में कदम रखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन ही मन देवताओं से किस्मत का सहारा मांगा। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, माहौल सरियल हो गया, मानो वह किसी हेवनली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ गया हो। उसके सामने एक पेडिस्टल पर चमचमाता आइटम रखा था। जे हन ने डंजन में ऐसी जगहों की कहानियां सुनी थीं, पर कभी खुद उन पर भरोसा नहीं किया था। मगर आज यह चमत्कार उसके सामने था। वह खुशी से कांपते हाथों से उस आइटम को उठाने बढ़ा और जैसे ही उसकी उंगलियां छुईं, सिस्टम नोटिफिकेशंस की बाराज चारों ओर छा गई। पहली नोटिफिकेशन ने डैमेज्ड सिस्टम फीचर के रिस्टोर होने की पुष्टि की, दूसरी ने नए इक्विपमेंट की खोज का ऐलान किया और तीसरी ने आइटम डिटेल्स देखने का ऑप्शन दिया। जे हन की आंखों में चमक दौड़ गई। शायद उसकी प्रार्थना सच हो गई थी। सिस्टम पैनल ने रिवील किया कि यह ओडिन्स लॉस्ट आई है, एक मिथिकल रैंक्ड आर्टिफैक्ट जो ओडिन का था, एसियर का सबसे शक्तिशाली देवता, जिसने विजडम पाने के लिए मिमिर्स वेल पर अपनी आंख बलिदान कर दी थी। इसे इक्विप करने पर रून राइटिंग और रिवर्स मैजिक का ज्ञान मिल सकता था। यह दुनिया का इकलौता मिथिकल आइटम था और एक बार पहनने पर हमेशा बाउंड रहता। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि जे हन सीधे उसे देख भी नहीं पा रहा था। पैनल ने इसकी एक्टिव स्किल भी बताई, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, एक एक्स रैंक स्किल जो किसी भी मैजिक की संरचना एनालाइज और डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसके अलावा ओपोनेंट के स्किल्स को ब्लैंक कार्ड से कॉपी करने की एबिलिटी भी थी। यह आर्टिफैक्ट इतना अविश्वसनीय था कि एक साधारण रेडर को लेजेंड बना सकता था। मगर जे हन ने प्रैक्टिकलिटी से सोचा, इसे बेचकर वह सैकड़ों मिलियन वन कमा सकता था और जिंदगी भर मीट शील्ड बनने की मजबूरी से छुटकारा पा सकता था। हालांकि मन में क्यूरियोसिटी थी, इसलिए उसने इसे पहनकर देखने की सोची। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी, वंस इक्विप्ड इट कैन नेवर बी रिमूव्ड। जे हन जानता था कि 20 साल की उम्र पार होने के बाद वह इसे सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने इक्विप न करने का फैसला लिया। आइटम छिपाकर वह वापस पार्टी की ओर लौटा। पार्टी मेंबर्स बेचैन थे, पर ओल्ड मैन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसका साथी जरूर लौटेगा। ठीक उसी समय जे हन पहुंचा। माफी मांगते हुए बोला कि अब देर नहीं होगी। ओल्ड मैन ने उसके सीने पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाने को कहा, लेकिन जे हन हंसकर बोला, आई एम ऑलरेडी गुड टू गो, ड्रिंक्स टुनाइट आर ऑन मी। ये सुनकर ओल्ड मैन हैरान रह गया कि अचानक उसमें इतनी एनर्जी कहां से आ गई। वहीं जे हन भीतर से राहत महसूस कर रहा था। किसी को शक नहीं हुआ। डंजन के नियम साफ थे, यहाँ कोई कानून नहीं, बस ताकत। अगर किसी को पता चलता कि उसके पास मिथिकल आइटम है तो उसके साथी भी उसकी हत्या कर देते। इसी सोच में डूबा था कि अचानक सीलिंग में दरारें पड़ने लगीं। पार्टी लीडर आदेश देने ही वाला था कि पूरा छत क्रैश होकर गिर पड़ा। जे हन ऑपोजिट दिशा में कूद गया, पर जमीन पर गिरते ही उसकी
उसकी कमर और शायद उसका बट जरूर चोटिल हो गया। पर्पल मिस्ट ने पल भर में चेंबर को घेर लिया। पार्टी मेंबर्स खांसते हुए खून उगलने लगे। जे हन ने तुरंत मुंह ढक लिया और भागने की ठानी। दोस्तों को चिल्लाकर चेताया कि दिस फॉग इज डेडली, गेट आउट नाउ। मगर तभी उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा उसका सबसे करीबी दोस्त किसी अदृश्य तलवार से आर पार भेद दिया गया था। आइहुन के सामने अब मौत और रहस्य दोनों ही खुले हाथों में थे। अपने डाइंग मोमेंट्स में उसका दोस्त उसे भागने का आदेश देता है। हॉरिफाइंग दृश्य जेहुन को पल भर के लिए स्तब्ध कर देता है, लेकिन जल्द ही वह खुद को संभालता है और तेजी से भागने लगता है। भागते हुए वह एक्सप्लोजन और सडन पॉइजनस फॉग की घटना को अपने दिमाग में दोहराता है और समझ जाता है कि यह एक इलैबोरेट मर्डर अटेम्प्ट था। खतरे से निकलने के बाद वह थोड़ी देर सांस लेता है, लेकिन अब भी उसे यह समझ नहीं आता कि क्यों उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। तभी वह नोटिस करता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वह फिगर स्पष्ट होता है, फायरी एरो उसकी ओर नहीं बल्कि उसके सामने एरिया में क्रैश करती है, जिससे मैसिव एक्सप्लोजन होती है। हुडी में खड़ा आदमी फेमिलियर लगता है। जे हन तुरंत पहचान लेता है कि यह जुंग वन है। जुंग अपने फिंगर टिप पर एनर्जी जमा करता है और याद दिलाता है कि उसने आज मिलने का प्रॉमिस किया था। जे हन तुरंत पूछता है कि क्या यही उसका मकसद था, क्या वही पॉइजन फॉग रिलीज करने और मीटियोर गिल्ड पर अटैक करने वाला था। जुंग शेमलेसली स्मर्क करता है और मान लेता है कि यह सब वही कर रहा था। जे हन शॉक होता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालता है और इम्पल्सिव एक्शन लेने से पहले सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। जे हन पूछता है कि ऐसा क्यों किया। जुंग श्रग करता है और कहता है कि उसके क्लाइंट्स ने ऐसा करने को कहा था। जुंग वुमन बताती है कि मीटियोर गिल्ड हमेशा हाई और माइटी रहते हैं, इसलिए कई लोग उन पर नफरत रखते हैं। जे हन टीथ क्लेंचेस करता है और डंजन असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सोचता है। डंजन के कन्फाइंड स्पेसेस में किलर्स अपने टारगेट्स को मारने का फायदा उठाते हैं। मीटियोर गिल्ड भी इन शेडी डील्स में उलझा हुआ था, इसलिए उनकी मौत हुई। जे हन अपने एरो ग्रेस्ड शोल्डर की स्टिंग महसूस करता है और सोचता है कि वह ए रैंक मैजिशियन जुंगवान से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, जो पूरे देश के टॉप 2% जीनियसेस में शामिल है। वहीं वह खुद मिड लो रैंक प्लेयर है। जे हन को डर है कि चूंकि वह मेन टारगेट नहीं है, फिर भी लूस एंड्स खत्म करने के लिए उसे खत्म किया जा सकता है। राइचियस हीरो की तरह वह अपने कॉमरेड्स, खासकर मोंग हो का बदला लेने की इच्छा महसूस करता है, लेकिन अभी वह रेकलेस मूव नहीं करेगा। वह जुंग वुमन को भरोसा दिलाता है कि मीटियोर गिल्ड के बारे में कोई बात बाहर नहीं जाने देगा, परंतु ग्लासेस वाला आदमी फिर से फायरी चेन्स अटैक करता है। जे हन तुरंत साइड स्टेप्स करता है, लेकिन फायरी ब्लास्ट का कुछ हिस्सा उसके फेस को छू लेता है। वह जानता है कि अगर थोड़ी सी देर होती तो उसकी मौत निश्चित थी। क्रेज्ड मैजिशियन लगातार फायरी चेन्स फेंकता रहता है। जे हन भागते हुए ब्रूजेस और फटीग महसूस करता है। हर अटैक उसके फेस पर निशान छोड़ता है। तभी जे हन के मन में वह फेमिलियर वॉइस आती है, उसे यूजलेस फूल कहती है और एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है। यह आवाज उसका पिता लगती है। यह रियलाइजेशन उसे बोल्ड कर देता है और वह पूछता है कि क्या उसके पिता इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे हैं। ग्लासेस वाला आदमी थोड़ा पॉज करता है, फिर फेंट चकल्स से शुरू होकर मैनाइकल लाफ्टर में बदल जाता है और जे हन के सस्पिशन को कंफर्म करता है। जे हन चुप हो जाता है। मन में उसकी माँ की यादें फ्लैशिंग होती हैं। वो दिन जब उसने अपनी माँ की लाइफलेस बॉडी के सामने बिटरली रोया था। वह कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि क्या उसके पिता ने 5 साल पहले विंटर में उसकी माँ की हत्या का ऑर्डर दिया था। ग्लासेस वाला ग्रिमली अफर्म करता है और कहता है कि कोई कभी समझ नहीं पाएगा कि पिता अपने बेटे और पत्नी को क्यों मरवाना चाहेगा। जुंग वुमन फिर से एरो शूट करता है और जे हन को टीज करता है। उसने कई फायरी एरोज कॉन्जर किए हैं, रेडी टू ब्लास्ट हिम इनटू ओब्लिवियन। तभी जे हन साइलेंट रहता है और अचानक ओडिन्स आई एक्टिवेट करता है। जुंग का कॉन्फिडेंट स्माइल शॉक में बदल जाता है जब वह देखता है कि जे हन के अंदर मैजिकल पावर्स अवेकन हो रही हैं। जे हन के मैजिकल पावर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, बिना किसी रोक टोक के, और ग्लासेस वाले आदमी को पूरी तरह टेरिफाइड कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता समझते हुए जुंग वन तय करता है कि अब जे हन को खत्म करना ही पड़ेगा। वह एक फायरी एरो फेंकता है, उम्मीद करता है कि जून पीछे हटे या भागे, लेकिन जून अपने ग्राउंड पर खड़ा रहता है। जैसे ही फायर एरो डेंजरसली पास आता है, वह बस नथिंगनेस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यंग वुमन की जॉ प्रैक्टिकली फ्लोर पर गिर जाती है। लगता है कि ओडिन्स आई फाइनली एक्टिवेटेड हो गया है। सिस्टम ने भी कंफर्म किया। जे हन के चेहरे पर एक सैसी स्मर्क फैलता है, जैसे उसके अंदर पावर सर्ज हो गया हो। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है। ब्लैंक कार्ड की
अवेलेबिलिटी दिखाते हुए। मीनवाइल जुंग वान पूरी तरह बैफल्ड है कि उसकी मैजिक इतनी आसानी से नलिफाई कैसे हो गई। जे हुन कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और ब्लैंक कार्ड से जुंग वुमन की स्किल ब्लिट्स चेन कॉपी कर लेता है, साफ कर देता है कि अब वह इस बास्टर्ड को पेनफुल डेथ देगा। अगले पल जे हन फायरी एरोज कंजर करता है। जुंग वान जो वर्षों में स्किल मास्टर किया, अब लोली डी रैंक्ड रेडर द्वारा इस्तेमाल होते देख स्ट्रगल करता है। ट्रेम्बलिंग के बावजूद वह जून को वार्न करता है कि उसे मारना आसान नहीं होगा। जे हन लगातार फायरी एरोज अनलीश करता है, कॉन्फिडेंटली कहता है कि जल्दी ही सेटल करेंगे। रिटेलिएशन में जुंग वान अपनी एरो बैरज फेंकता है। पावर्स क्लैश होते हैं, लेकिन लगता है जे हन धीरे धीरे अपर हैंड ले रहा है। वह रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखता है। कॉकी जुंग वान को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। यंग वुमन मैसिव ब्लिट्स चेन अटैक करता है, लेकिन जे हन तुरंत एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एक्टिवेट करता है। इनकमिंग अटैक डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अपनी एरो ओपोनेंट की ओर भेज देता है। डेस्परेट जुंग वान बैरियर बनाता है, लेकिन जे हन एब्सोल्यूट कैलकुलेशन फिर से यूज करता है। शील्ड नलिफाई हो जाता है और जुंग वान डिफेंसलेस रह जाता है। एरो सीधे स्ट्राइक करता है। जुंग वान समय पर डॉज नहीं कर पाता। डस्ट सेटल होने के बाद जून फॉलन जुंग वुमन के पास जाता है, जो मर्सी मांग रहा होता है। सोप ऑपरा जैसी ड्रामेटिक स्थिति, टीयर्स उसके फेस पर बह रही हैं, लेकिन जे हन कोई मर्सी नहीं देता और फायरी एरो फेंककर कॉकी गाय को एक ब्लो में खत्म कर देता है। इंटेंस बैटल के बाद जे हन पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है। वह फ्लॉप करता है और सोचता है कि आखिर मिथिक आइटम पाने के बावजूद डेथ के इतने करीब कैसे आ गया। डेथ हमेशा स्केरी था, लेकिन अब जब उसे फेस करना पड़ रहा है, अनुभव बिल्कुल अलग है। कोल्डनेस धीरे धीरे उसके अंदर घुसती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, न्यू डाउनलोड के बारे में बताता है। यह उसे एक वे आउट देता है। एक्टिवेट करने पर वह पास्ट में जंप कर सकता है। नोइंग कि अब मौत उसके सामने है, जे हन कहता है, या श्योर, लेट्स डू दिस। न्यू सिस्टम नॉनर एक्टिवेट होता है। अचानक डिवाइन लुकिंग लेडीज सामने आती हैं। फॉरेन लैंग्वेज में बातचीत कर रही होती हैं। ब्लॉन्ड लेडी हाथ बढ़ाती है, शायद जे हन का हाथ पकड़ रही हो। फ्रेंडली ब्लू सिस्टम विंडो डेडली रेड में बदल जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि अब वह हाई एशियर का मेजर एनिमी बन गया है। उसे 2 पैसिव स्किल्स भी मिलते हैं और एशियर के आधे गॉड्स हमेशा उस पर नजर रख रहे हैं। अगली चीज जो उसे पता चलती है, वह अपने बेड में जागता है, पूरी तरह टेरिफाइड, जैसे गोस्ट देखा हो। रूम स्कैन करता है, सब सरियल लगता है। उसकी हाथ पर लाल फायरी ब्लॉब फॉर्म होता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि यूजर सफलतापूर्वक चोजन टाइम पीरियड में लौट आया है। पास्ट मेमोरीज फ्लैश होती हैं, डेड मदर और यंग वुमन से फाइट। वह मां को देखकर टाइटली हग करता है, छोड़ना नहीं चाहता। उम्मीद करता है कि यह सपना नहीं, और सच में यह सपना नहीं था। वह अपनी मां को सच में हग कर रहा था। कुछ देर बाद जब अकेला होता है, शार्प चेस्ट पेन उसे रियलिटी में वापस ले आता है। सिस्टम ने तारीख कंफर्म की, नवंबर 15, 2020, वही समय जब जे हन को रिग्रेस किया गया था। उसके शरीर का हीलिंग 20% तक सफल हुआ था। हेवी ब्रीदिंग के साथ वह सोचता है, क्या वह अभी भी सपना देख रहा है? अपने फैमिलियर सराउंडिंग्स को देखते हुए वह समझता है कि वह सच में अपने पुराने घर में है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, एक क्वेस्ट के साथ, अ ब्रेक इज द मदर ऑफ सक्सेस। मेन टास्क केवल यह है कि वह पूरी तरह रिकवर होने तक रेस्ट करे और रिवॉर्ड में उसे एक ब्लैंक कार्ड मिलेगा। जे हन गहरी सांस लेता है और अपनी रेसिंग थॉट्स को शांत करने की कोशिश करता है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे उसकी मौत हुई थी और वह समहाउ 11 साल पीछे मिडिल स्कूल की 3री क्लास में रिग्रेस हो गया है। कैलेंडर चेक करता है और पाता है कि मिल्स एकेडमी में एनरोलमेंट अभी नहीं हुआ। एक नोट भी पाता है जो खुद से लिखा हुआ था, मार्शल आर्ट्स चुनने के लिए, लेकिन जे हन तुरंत पेन उठाकर उस नोट को स्क्रैच कर देता है। इस बार वह मैजिकल पाथ चूज करने वाला है, मार्शल आर्ट्स वेस्ट नहीं करने वाला। अगले सीन में वह डिनर कर रहा है अपनी माँ के साथ, आंखों में आंसू रोकते हुए। उसकी माँ कंसर्न्ड दिखती हैं क्योंकि वह हाल ही में स्ट्रेंज बिहेवियर दिखा रहा था। जब वह घर आया, उसने टाइटली हग किया और गहरी तरह से रोया। माँ सॉफ्टली पूछती हैं कि क्या कुछ परेशान कर रहा है। फोर्स्ड स्माइल के साथ जे हन रीअश्योर करता है कि यह केवल नाइटमेयर था, पर उसके डेड मदर की हॉन्टिंग मेमोरीज साधारण नाइटमेयर्स नहीं थीं। फाइनली वह करेज जुटाकर बताता है कि उसे कुछ डिस्कस करना है। माँ इनकरेज करती हैं कि वह खुलकर बोले। वह समझती हैं कि शायद वह म्यूज एकेडमी में एनरोल नहीं करना चाहता। खतरे और फियर्स कंपटीशन को जानती हैं। वह तैयार हैं कि अगर वह हेजिटेंट है तो रेगुलर
रेगुलर स्कूल चुन सके और अपनी इच्छाएं उस पर इम्पोज न करे। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस, जे हन बताता है कि वह मेजर बदल कर मैजिक क्लास ज्वाइन करना चाहता है। माँ चकल करती हैं, जल्दी अप्रूवल देती हैं, दो थोड़ा स्टार्टल्ड हैं, पहले मार्शल आर्ट्स का डिटर्मिनेशन देख चुकी थीं। वह उसे चीक पर रियश्योरिंग पैट देती है और कहती हैं कि जो खुश करे वही परस्यू करो, मार्शल आर्ट्स हो या मैजिक, और फाइनेंशियल मैटर्स की चिंता मत करो। पूरी सपोर्ट का प्रॉमिस देती है। मूव्ड होकर जे हन फिर से रोने लगता है। इमोशंस के बीच उसके फादर मिन्योंगो की यादें फ्लैश होती हैं, जो ए रैंक रेडर हैं, और रिवेंज का डिजायर फिर से इग्नाइट होता है। जे हन अब सीरियस ट्रेनिंग शुरू करता है। पुशअप से शुरुआत करता है। पहला क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे ब्लैंक कार्ड भी मिलता है। उसका फिजिक टोन्ड और फिट होने लगता है। नॉनर सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वह फंक्शनैलिटी से खुश है। पास्ट लाइफ नॉलेज से वह डंजन आइटम्स मोनोपोलाइज कर सकता है और डंजन गाइड का अनुभव भी यूजफुल रहेगा। मार्शल आर्ट्स स्किल्स के अलावा उसके पास ज्यादा स्किल्स नहीं थे, बस एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिट्स चेन जो उसने कॉपी किया। वह चेयर पर लीन बैक करता है, सिस्टम समन करता है और करंट स्टैट्स चेक करता है। लेवल रिवर्ट हो चुका है और स्टैट्स रीसेट हुए हैं, लेकिन उसने प्रीवियस लाइफ के पैसिव स्किल्स रिटेन किए हैं, दो नए स्किल्स के साथ। पहला है वन हु इज ऑब्जर्व्ड बाय द गॉड्स और दूसरा सुप्रीम गॉड्स आई, दोनों मैक्स्ड। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिट्स चेन भी उसके पास हैं। क्यूरियस होकर वह अपने पैसिव स्किल वन हु इज ऑब्जर्व्ड बाय द गॉड्स चेक करता है। यह रैपिड ग्रोथ में मदद करता है डिवाइन ब्लेसिंग्स के जरिए। रिग्रेशन के दौरान अन्य पैसिव स्किल्स रिटेन रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा हर लेवल अप पर स्टैट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट बूस्ट करता है। इस एबिलिटी की वजह से अधिकांश एसर के डेमीगॉड्स अब उस पर नजर रख रहे हैं। जे हन फिर अपने बाकी स्किल्स एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। सुप्रीम गॉड्स आई पैसिव स्किल भी एक्सेप्शनल है, जिससे वह फॉल्स इल्यूजन्स देख सकता है और सच अनकवर कर सकता है। एक्टिव स्किल ब्लिट्स चेन में वह इलेक्ट्रिफाइड चेन्स से एनिमीज अटैक करता है, कभी कभी पैरालिसिस भी डाल देता है। माना कंजम्पशन चेन्स की संख्या पर निर्भर करता है। इनिशियली उसे लगा था कि ये फायरी चेन्स हैं, और यकीनन आप भी अग्री करेंगे। वह अपने बाकी स्टैट्स चेक करता है। सभी स्टैट्स अभी अबिस्मल हैं, लेकिन वह मैजिक स्टैट पर फोकस कर रहा है, जो सुपर क्रूशल है। एंड्योरेंस भी की है। मैराथन बैटल्स में बिना बर्नआउट के लगातार फाइट करना पड़ता है। सोच समझकर वह डिसाइड करता है कि अपनी फ्रेश ब्लैंक कार्ड से हीलिंग स्किल कॉपी करेगा, क्योंकि ऑफेंसिव स्किल पहले से है। 2020 में भी जहां मेजेस को ज्यादा लव नहीं मिलता, हीलिंग स्किल वाले स्टिल हॉट हैं। दे आर ट्रीटेड लाइक रॉयल्टी। रेडिंग के अलावा भी रिस्पेक्ट कमाते हैं। मेज के रूप में हीलिंग पावर्स से वह रिस्पेक्ट अर्न कर सकता है, लेकिन कैच ये है कि अवेकनिंग हीलर खोज पाना नीडल इन हेस्टैक जैसा होगा। पहले वह डेस्परेट था और ब्लैंक कार्ड यंग वुमन के साथ फाइट में यूज किया, लेकिन अब वह ऐसा वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम कितने कार्ड्स देगा ये पता नहीं। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉलर आईडी में किम यूजुन का नाम देख उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। किम यूजुन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसे वह पहले लाइफ में खो चुका था और इस बार फेट बदलने का रिजॉल्व करता है। टेक्स्ट पढ़कर वह स्मर्क करता है। किम यूजुन उसे सेंट टेस युयोंगन के सेमिनार में मिलने बुला रही है। सेंट टेस युयोंगन अपनी मैजिकल प्राविस, खासकर मैजिक ऑफ सैक्रिफाइस के लिए जानी जाती है। जे हन बिना हेजिटेशन उठता है, हुडी पहनता है और अपनी माँ को क्विकली बताता है कि वह जल्द लौटेगा। बाहर निकलते ही वह फिर से फोन चेक करता है और किम यूजुन को मैसेज भेजता है कि वह ऑन हिज वे है। इस बीच एक लग्जूरियस रोल्स रॉयस हैवी ट्रैफिक में तेजी से चल रही है। अंदर सेंट्स यूसियांगन क्वाइटली बैठी हैं। बिजी स्केड्यूल के बीच मैनेजर उन्हें डेज इवेंट्स अपडेट कर रहा है। कंसर्न्ड मैनेजर पूछता है कि वह ठीक हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बहुत पुश किया है। वह रियश्योर करती हैं कि ठीक हैं, बस थोड़ा टायर्ड हैं, और याद दिलाती हैं कि सैक्रिफाइस ऑफ्टन अपने वाइटैलिटी को गिव अप करने जैसा होता है। मैनेजर विजिबली एंग्शियस दिखता है। सोचता है कि कोई लेडी शंजून्स जैसी हीलिंग स्किल्स वाला है तो अच्छा होता, क्योंकि एग्जॉस्शन जल्द या बाद में असर दिखाएगा। जे हन और उसका दोस्त आखिरकार इवेंट लोकेशन पर पहुंचते हैं। लड़की ईगर दिखती है। क्राउड में से हीरो को प्रैक्टिकली खींचती है। जब वे रुकते हैं तो जे हन टीज करता है कि क्या तुम डर के वजह से मुझे साथ लाई हो। लड़की अनॉयड और एम्बैरेस्ड हो जाती है।
है और साइलेंस से कंफर्म करती है कि सच में वह यही कारण था। जे हन फिर टीज करता है, स्मार्ट लड़की होने के बावजूद टेरिबल सेंस ऑफ डायरेक्शन पर जोक करता है। सीक्रेटली वह अपनी फ्रेंड के लिए ग्रेटफुल है। अगर वह अब यूयोंग का सैक्रिफाइस एबिलिटी कॉपी कर ले तो ये टोटल गेम चेंजर होगा, उसे कोरिया में सबसे अच्छे कनेक्शंस में से एक बना सकता है। क्राउड जैसे जैसे सीट्स में सेटल होता है, ईगर लेडी और जे हन उसकी ह्यूज फॉलोइंग से अमेज्ड हैं। ये कोई सरप्राइज नहीं क्योंकि वह लोटस गिल्ड मास्टर है, टॉप ग्रेड हीलर, नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं। इस ईरा में रेडर्स अभी मीट शील्ड्स नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा दूसरों की सेफ्टी को पहले रखती हैं। अंततः वह स्टेज पर आती हैं और क्राउड वाइल्ड हो जाता है। जे हन परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है अपनी एबिलिटीज कॉपी करने के लिए। वेट करते हुए वह लेट स्लिप करता है कि 2 मंथ्स में सेंट डंजन रेड में सीरियसली सिक होने वाली है, थैंक्स टू हर ओन हीलिंग मैजिक सैक्रिफाइस। जे हन सोचता है कि अगर वह एबिलिटीज कॉपी कर ले तो वही उसे हील कर सकता है। इस बीच किम यू जुंग पूरी तरह हाइप्ड हो रही है, जो जे हन को थोड़ी अनोइंग लगती है। स्टेज पर सेंट टेस यूयोंगन बोलना शुरू करती हैं कि दुनिया इद्रसिल के ट्री और मॉन्स्टर्स की वजह से मेस में है, जो लोगों की लाइव्स मंच कर रहे हैं। इसके बावजूद वह होप देती हैं और याद दिलाती हैं कि अवेकेंड लोग हैं जो ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं और हर किसी को रेडर बनने के लिए इनकरेज करती हैं। स्पीच खत्म होते ही फैंस एक्सटैटिक हैं। जे हन भी उनकी बातों को एक्नॉलेज करता है, समझते हुए कि फ्रंटलाइन मॉन्स्टर्स से लड़ना कोई आसान काम नहीं है और हर कोई रिलक्टेंट है रेडर बनने में। वह खुद इसका लिविंग एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने ओडिन्स आई सेल करने की सोची थी ताकि रेडिंग से बच सके। जब वे आगे बढ़ते हैं वह सेंट्स के बारे में बात करना बंद नहीं करती। जे हन उसे टीज करता रहता है, जो उसे नर्व्स पर ले जाता है। फिर वह मेंशन करता है कि उसने पहले ही उसकी मां को कॉल किया था उसे पिकअप करने के लिए। उसकी पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन की वजह से वह सजेस्ट करती है कि वह उसकी मां के साथ राइड ले ले, लेकिन जे हन डिसमिस कर देता है, कहता है कि उसके पास और काम है। जाने से पहले वह कैजुअली बताता है कि उसने करियर पाथ चेंज कर दिया है, अब वह पूरी तरह मैजिक पर फोकस करेगा और बाद में उसे टीचिंग के लिए चाहिए होगा। इस बिना एक्सप्लेनेशन के डिपार्चर से वह डिसअपॉइंटेड और अलोन महसूस करती है। जे हन आसपास देखता है और लेडी की कार फाइनली स्पॉट करता है। चेहरे पर स्माइल फैलता है और वह कार की ओर बढ़ता है। मैनेजर उसे नोटिस करता है और कहता है कि अभी फैन विजिट्स अलाउ नहीं है, लेकिन जे हन बोल्डली कहता है कि वह डायरेक्टर यूसोंगन से मिलने आया है। मैनेजर अनॉयड दिखता है, कॉकी एक्सप्रेशन के साथ उसे वॉक ऑफ करने और प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने को कहता है, यह भी मेंशन करते हुए कि डायरेक्टर भी अपसेट होंगी। जे हन इंसिस्ट करता है कि वह फैन मीट के लिए नहीं आया। डायरेक्टर को कन्विंस करने के लिए वह बताता है कि वह जानता है कि लेडी यूसोंगन अनट्रीटेबल डिजीज से सफर कर रही है और बोल्डली क्लेम करता है कि वही उसे क्योर कर सकता है। नेचुरली डायरेक्टर शॉक्ड और फ्यूरियस हो जाती हैं, कॉलर पकड़ती हैं और पूछती हैं कि उसने यह कहां से सुना। जे हन काल्मली रिमाइंड करता है कि सीन मत बनाओ और बाई स्टैंडर्स की तरफ जेस्चर करता है। उसी समय लेडी खुद अपनी विंडो रोल डाउन करती हैं और जे हन से डायरेक्टली पूछती हैं कि क्या वह अपने वर्ड्स पर खड़ा रह सकता है। जे हन कॉन्फिडेंटली हाँ कहता है, अश्योरिंग करती हैं कि वह डिजीज क्योर कर सकता है। हालांकि हेजिटेंट लेडी उसे चांस देती है, जानती हैं कि अगर वह लाई करता है तो जल्दी ही रिवील हो जाएगा। उसका अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस उसे और भी सस्पिशियस दिखाता है। लेडी अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि बॉय के लिए समय बनाएं और क्वाइट जगह अरेंज करें ताकि प्राइवेट डिस्कशन हो सके। क्वाइट जगह सेटल होते ही लेडी सीधे पॉइंट पर आती हैं और पूछती हैं कि उसे उसकी डिजीज कैसे पता। जे हन ब्लंटली अपोलोजाइज करता है, लेकिन कहता है कि ज्यादा रिवील नहीं कर सकता। साफ करता है कि अगर डिस्क्लोज करना पड़ा तो वह ट्रीट नहीं करेगा। लेडी उसकी बोल्डनेस पर चकल करती है और अगला क्वेश्चन पूछती है, ट्रीटमेंट प्लान क्या है। जे हन ऑनेस्टली बताता है कि वह उसकी सैक्रिफाइस स्किल कॉपी करना चाहता है। नेचुरली लेडी शॉक्ड है और मैनेजर इम्पेशेंट होकर येल करता है, क्वेश्चनिंग स्किल की यूनिकनेस, और पूछता है कि वह इसे कैसे कॉपी करेगा। यूनिक स्किल्स एस रैंक हैं, हाईएस्ट लेवल, ऑब्टेनेबल केवल ब्लड इनहेरिटेंस या इंडिविजुअल स्किल मैनिफेस्टेशन से। कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज से सीखी गई स्किल्स के अनलाइक यूनिक स्किल्स के फॉर्मूलाज इम्पेनिट्रेबल होते हैं, मेकिंग देम इम्पॉसिबल टू कॉपी। यह मोनोपोली उन्हें इंडिविजुअल्स या फैमिलीज तक एक्सक्लूसिव रखता है। जे हन सबको काम करता है, कहता है कि अगर उसे यह सब नहीं पता होता तो वह यहाँ नहीं आता। लेडी तुरंत अपने एंग्री मैनेजर को काम करने के लिए कहती हैं, अश्योरिंग कि उन्हें सुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह पूछती हैं
कि क्या वह सच में क्लेम कर सकता है। जे हन कॉन्फिडेंटली अग्री करता है। हमें यह भी पता चलता है कि सैक्रिफाइस स्किल की पेनाल्टी के कारण उसे खुद को हील करने के लिए हायर या इक्वल रैंक्ड स्किल चाहिए। आयरॉनिकली वह अपनी स्किल खुद पर यूज नहीं कर सकती क्योंकि सैक्रिफाइस स्किल रिक्वायर्स सैक्रिफाइस टू द गॉड्स, प्रिवेंटिंग सेल्फ हीलिंग। आखिरकार लेडी उसे प्रोसीड करने का ग्रीन लाइट देती है। जैसे ही वह अपनी मैजिक से ग्लो करती है, जे हन एक्सटैटिक महसूस करता है और तुरंत उसकी एबिलिटी कॉपी कर लेता है। सिस्टम विंडो पॉप्स अप पूछते हुए कि क्या वह नई स्किल सैक्रिफाइस को ब्लैंक कार्ड में रजिस्टर करना चाहता है। कॉन्फिडेंटली लड़का कहता है हाँ। कॉपी कंप्लीट होते ही वह अपना सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करता है, इसे अपनी हथेली में समन करते हुए, जिससे दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। हीरो निर्णय लेता है कि पहले नेगोशिएशन पूरी करे, उसके बाद ही उसे हील करेगा। स्किल स्टेट्स चेक करता है। पहला लाभ यह है कि यह हीलिंग वेव क्रिएट करता है जो मल्टीपल एलाइज को हील करता है और डिबफ्स हटाता है। दूसरा, अनडेड मॉन्स्टर्स पर इसका उपयोग अटैक स्किल जजमेंट ऑफ लाइट में बदल जाता है। तीसरा, क्योंकि स्किल ब्लैंक कार्ड से कॉपी किया गया है, इनहेरिटेड पेनल्टीज नहीं है। लेडी आउटवर्डली पूछती हैं कि वह गिल्ड से क्या चाहता है, लेकिन अंदर वह कॉन्फिडेंट है कि मिडिल स्कूलर से डील करना आसान होगा, खासकर क्योंकि वह लोटस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव हैं। लड़का सीधे पॉइंट पर आता है, कहता है कि वह स्पॉन्सरशिप चाहता है। लेडी चकल करती हैं और पूछती हैं कि क्या वह स्पॉन्सरशिप सिर्फ रेडर ग्रो करने के लिए चाहता है। बिना हेजिटेशन के लड़का कंफर्म करता है कि हाँ, यह उसका बड़ा सपना है और रिसोर्सेज, कनेक्शंस और सपोर्ट चाहिए ताकि वह स्ट्रांग बन सके। इम्प्रेस्ड लेडी रेडिली अग्री करती है, लेकिन कंडीशन रखती है। हीरो सुनकर अमेज्ड होता है कि वह हालांकि निगोशिएशन में स्ट्रांग नहीं है, फिर भी बोल्ड स्टैंस रखती हैं। लेडी बताती हैं कि उसका डिजीज पर्सनल प्रॉब्लम है और लोटस गिल्ड से अनरिलेटेड है। जो हीरो चाहता है वह पूरी गिल्ड के सपोर्ट पर निर्भर है, जो ऑटोमेटिकली उसे फेवर नहीं करेगी। हीरो कहता है कि कंडीशंस बताएं, अगर सही लगी तो वह हैंडशेक करेगा। लेडी सिंपल सरप्राइज देती हैं और पूछती हैं क्या वह लोटस गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। लड़का तुरंत पूछता है क्या वह सच में रिक्रूट करना चाहती है। लेडी 3 कारण बताती हैं। पहला, उसने रिप्रेजेंटेटिव की डिजीज का क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अनकवर किया जो फ्यू लोग जानते थे, एक्सेप्शनल इंफॉर्मेशन गैदरिंग दिखाते हुए। दूसरा, उसने फ्लॉलेसली उसकी सैक्रिफाइस स्किल कॉपी की जो उसने पहले कभी नहीं देखा। तीसरा, मिडिल स्कूलर होते हुए भी उसने कॉन्फ्रंटेशन में फ्लिंच नहीं किया। हीरो ऑकवर्ड महसूस करता है क्योंकि वह नहीं बता सकता कि उसने डिजीज क्यों जाना, टाइम रिग्रेशन और स्किल क्यों कॉपी किया। चीट सिस्टम लेडी लीनिंग क्लोज बताती हैं कि उसे उसकी गट्स पसंद आई। पास्ट में लोटस गिल्ड कोलैप्स हो गई थी, लेकिन अब ज्वाइनिंग गिल्ड उसे जल्दी लेवल अप करवा सकता है। माइनर होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट लीगैलिटी की चिंता है। लेडी उसे प्रायोरिटी नेगोशिएशन याद दिलाती है जो अंडर एज रेडर ट्रेनी के लिए गिल्ड का प्रिविलेज है। हीरो जानता है कि इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेडी उसे पसंद कर चुकी है और लड़का डिसाइड करता है कि वह पहले उसे हील करेगा, फिर टर्म्स एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वह लेडी के सिर के ऊपर खड़ा होता है, मैनेजर को हमारे हीरो के उसे हील करने पर कोई उत्साह नहीं दिखता। हालांकि उसने पहले उसके पावर्स देखकर लड़के पर शक नहीं किया, फिर भी वह सावधान रहता है, डरते हुए कि हीरो कोई कर्स्ड या शेडी चीज इस्तेमाल कर सकता है, खासकर जब टॉप डॉक्टर्स भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे। थोड़ी ही देर में लेडी मैजिकली हील महसूस करती है। अंदर बदलाव महसूस करके मैनेजर पूरी तरह शॉक और अमेज्ड हो जाता है। वह तुरंत सिर झुकाकर हीरो से माफी मांगता है, पहले उसके डाउटिंग के लिए। हीरो बस श्रग करता है, कहता है कि एक बच्चे के वर्ड्स पर शक करना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मैनेजर बार बार अपोलोजाइज करता रहता है। जे हन लेडी से कहता है कि सब कुछ पूरा हो गया और अब वह फ्रीली मूव कर सकती हैं। जैसे ही वह खड़ी होती है, वह विंडो की ओर जाती है और अपने मैजिक से पूरे कमरे को लाइट कर देती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसके सिम्टम्स पूरी तरह गॉन हैं। वह इस मिरेकल के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है और पूछती है कि क्या उसे हील करने के लिए कोई पेनल्टी लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि कॉपीड स्किल पर पेनल्टी लागू नहीं होती। हीरो मुस्कुराते हुए अश्योर करता है कि वह रिपे कर सकती है जब समय आएगा और लेडी खुशी खुशी अग्री करती है। फिर वह अपना कार्ड निकालती है और कहती है कि ऑफर पर सोचें। वह प्रॉमिस करती है कि पूरी कोशिश करेगी कि चीजें उसके फेवर में हों। लड़का बताता है कि उसके पास भी पूछने के लिए कुछ है। अगले दिन मैनेजर उसे लोटस गिल्ड के लो रैंक डंजन में एस्कॉर्ट करता है।
जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वह डंजन में अपनी स्किल्स लेवल अप करने आया है, मिल्स एकेडमी में एस बनने के लिए। गिल्ड सुनिश्चित करता है कि उसके लिए सभी एसेंशियल्स रेडी हैं और स्पेयर गियर भी लोन करता है। मैनेजर चेतावनी देता है कि डंजन में अकेले जाना रिस्की हो सकता है, पूछता है क्यों इंसिस्ट करता है सोलो करने पर। जे हन कहता है कि वह सिर्फ ग्राइंड करना चाहता है। सेफ्टी के लिए मैनेजर उसे एक वार्प स्टोन देता है, कहता है कि अगर वह तोड़ दे तो डंजन गेट के बाहर टेलीपोर्ट हो जाएगा। लड़का खुशी खुशी इसे लेता है। वह डंजन में प्रवेश करता है और जैसे ही स्टेप करता है, सुनिश्चित होता है कि यह सिर्फ ई रैंक डंजन है, कोई चिंता की बात नहीं। मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि अगर डेंजर दिखाई दे तो तुरंत वार्प आउट करे, जिस पर वह नॉड करता है। लेकिन डंजन के अंदर अचानक उसका मुंह अनएक्सपेक्टेड हैंड से कवर हो जाता है और सिस्टम बताता है कि अब वह हेलहाइम्स फील्ड ऑफ द डेड में है। सीन ट्रांजिशन होता है डायरेक्टर योंगन ऑफिस में। लेडी सोच में डूबी होती है हीरो के बारे में। उसे चिंता होती है कि एक न्यू कमर के लिए अकेले ई रैंक डंजन क्लियर करना नियरली इम्पॉसिबल है, चाहे वह स्किल्ड ही क्यों ना हो। लेकिन वह महसूस करती है कि यह किड एवरेज नहीं है, उसने सिर्फ किसी विम से डंजन पिक नहीं किया। इसलिए वह ग्रिन करती है और देखना चाहती है कि वह कैसे आगे बढ़ेगा। अचानक डोर पर नॉक होता है। डायरेक्टर की परमिशन मिलने के बाद एक लेडी एंटर्स करती है। डायरेक्टर पूछती है कि उसने जो मैटर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट किया था क्या है। दूसरी लेडी फाइल्स देती है और एक्सप्लेन करती है कि ये हमारे हीरो की प्रोफाइल है। डायरेक्टर पेजेस फ्लिप करती है और शॉक हो जाती है जब पढ़ती है कि वह मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है, जबकि उसकी मैजिकल कैपेबिलिटीज हैं। रूम में हैवी साइलेंस होती है। रिपोर्ट देने वाली लेडी भी कंफ्यूज्ड है कि कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, लेकिन अश्योर करती है कि रिपोर्ट्स एक्यूरेट हैं, मैकेनिकल एरर्स नहीं हैं। पीक करने पर हमें दिखता है कि हीरो की एप्टीट्यूड फॉर मैजिक 97% है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर अपने मैनेजर एपा को कॉल करती है और इंस्ट्रक्शंस देती है कि हीरो डंजन से निकलते ही उसे इमीडिएटली बुलाया जाए। वह अपने ही आंखों से हीरो की टैलेंट्स देखना चाहती है। मीनवाइल हीरो खुद को अननोन रेल्म में गिरता हुआ पाता है, जिसे फील्ड ऑफ द डेड कहा जाता है। जमीन पर ऐस के बल हार्ड हिट करता है, चारों तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि वह ग्रेवयार्ड में है। स्टैंड अप करने की कोशिश करता है, हार्शली कॉफिंग करता है। तभी एक अनडेड क्रीचर सामने आता है। बिना समय बर्बाद किए वह हीरो की ओर एरो शूट करता है। धीरे रिएक्ट करने पर उसे फेस पर नास्टी कट लग जाता है। दूसरी मॉन्स्टर भी रेडी होती है स्ट्राइक करने के लिए और हीरो को नहीं पता कि यह पैरालिसिस पॉइजन से लदी हुई है या नहीं, जिससे वह काफी अनॉयड होता है। जैसे ही जे हन खुद को क्विकली हील करता है अपनी फैंसी सैक्रिफाइस स्किल से, अचानक और ज्यादा ज़ॉम्बीज सामने आ जाते हैं। वह देखता है कि उसके चारों ओर ब्लैक सोल्स हवा में हवर कर रहे हैं। वे तुरंत हमला शुरू कर देते हैं और एरोज चलाने लगते हैं। लेकिन इस बार जे हन बैर हाथों से एक एरो पकड़ता है और उसे अपनी मुट्ठी में तोड़ देता है, पूरी तरह अनॉयड होकर उनके लगातार पागलपन को रोकते हुए। इस बीच किम यू जून उस ऑटोग्राफ को देखती है जो उसने डायरेक्टर से प्राप्त किया, और वह भी हीरो की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से काफी अनॉयड है, क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया जबकि वह डायरेक्शन में बिल्कुल कमजोर है। वह पहले भी क्राउड्स अवॉइड करता था, लेकिन अचानक उसके साथ टैग अलोंग करने पर अग्री कर रहा है। वह कभी उसे ऐसे नहीं छोड़ता था, हमेशा इंश्योर करता था कि वह अकेली न रह जाए, लेकिन इस बार उसने उसे अकेला छोड़ दिया और अब मैजिक क्लास में स्विच कर रहा है। किम यू जून ये सडन चेंज समझ नहीं पा रही, क्योंकि वह यूजुअली थॉटफुल और केयरफुल रहता है, किसी काम को बिना वजह नहीं करता। वह तुरंत उसे टेक्स्ट करना शुरू कर देती है और उस दिन उसे अकेला छोड़ने पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। वहीं डंजन में जे हन का चेहरा पेल हो जाता है जब वह सामने गोस्ट्स देखता है। बात और बिगड़ जाती है, क्योंकि ये गोस्ट्स टिपिकल मॉन्स्टर हॉर्ड से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। वह डिसाइड करता है कि लोटस गिल्ड द्वारा बनवाया गया स्टाफ यूज करेगा। इस डंजन हेलहाइमर को समझते हैं। यह डेड रेल्म है, ओवरसीन बाय लोकी की बेटी हेल। यह नॉर्स मिथोलॉजी के 9 वर्ल्ड्स में से एक है जो 7 रेल्म्स के बाद बनाया गया। मिडगार्ड और एसगार्ड को छोड़कर इन वर्ल्ड्स में शामिल हैं निफलहाइमर, फॉग और आइस का वर्ल्ड मुस्पेलहाइमिमेर, फ्लेम्स का वर्ल्ड योटनहाइमिमेर, जायंट्स का वर्ल्ड अलहाइमर, एल्व्स का वर्ल्ड स्वार्थहाइमर, डार्क एल्व्स का वर्ल्ड वनाहाइमिमेर, वनीर गॉड्स का वर्ल्ड और सबसे कोल्ड और डार्क निफलहाइमिमेर, जिसमें हेलहाइमिमेर भी मौजूद है। यह जगह न्यूबीज के लिए नाइटमेयर है, लेकिन हमारे हीरो को अपने स्किल्स टेस्ट करने का एक्साइटमेंट है। वह गॉडेस नोरा की सैक्रिफाइस स्किल निकालता है। डेड मॉन्स्टर्स पर इसे यूज करने पर यह जजमेंट ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है,
जो एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक है। एक मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है, लेकिन हीरो तुरंत वॉन्ड से उसे पीछे फेंक देता है। वह ब्लिट्स फायर एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर को पल्वराइज कर देता है। 70 XP अर्न करता है। वह लगातार ब्लिट्स मूव्स चेन करता है और मॉन्स्टर्स को नॉक आउट करता जाता है। हर डिफीटेड मॉन्स्टर के साथ उसकी ग्रिन बढ़ती है और XP बढ़ता है। अगला अनडेड एरो शूट करता है और वह उसे हार्ड स्मैक करता है। बूम! उसका वॉन्ड क्रैक हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को डाउन कर देता है। उसका चेहरा पेल हो जाता है वॉन्ड टूटने पर। यह महसूस करता है कि वह वास्तव में मेज की तरह फाइट नहीं कर रहा था और अपनी फूलिशनेस से वेपन खो चुका है। अब वह सीरियस हो जाता है और सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करता है। होली जजमेंट ऑफ लाइट मॉन्स्टर्स पर क्रैश होती है और उन्हें जलाकर ऐश बना देती है। अनडेड ऐश में बदल जाते हैं। XP गेन होता है और वह हेज में थोड़ा रेस्ट करता है। वह खुद को हील करता है और जीवित बाहर निकलने पर राहत महसूस करता है। उसने वैल्यूएबल लेसन सीख लिया है, अपनी स्किल्स को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। डिवाइन जजमेंट ने उसे इस बार बचाया, लेकिन अगली बार उतनी लक नहीं हो सकती। वह जाने का डिसाइड करता है, लेकिन सून रियलाइज करता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। वह साई करता है और वार्प स्टोन यूज करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले पीछे से टेरिफाइंग माना ओरा क्रीप करता है। जब वह पीछे देखता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। अचानक वह कुछ अप्रोचिंग फील करता है और अगले पल खुद को चोक होते हुए महसूस करता है। वह बस्टेड वॉन्ड उठाता है और खुद की थाई में जैब करता है। क्यों हर्टिंग है उसे ये खुद भी नहीं समझता, लेकिन सुनिश्चित करता है कि कोई स्क्रीम न निकले ताकि अनवांटेड कंपनी अट्रैक्ट न हो। लिटिल डज ही नो, एक हिडियस मॉन्स्ट्रोसिटी उसके पीछे लर्क कर रहा है। सिस्टम चाइम करता है। डंजन बॉस नाइटशेड ने अपीयर किया है। हीरो और बॉस के बीच लेवल गैप नाइट और डे जैसा है। सिस्टम प्रैक्टिकली स्क्रीम करता है कि डंजन से तुरंत भागो। वह टेलीपोर्टेशन स्टोन पकड़ने के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन मॉन्स्टर पीछे से पाउंस करता है। स्टोन गिर जाता है और वह वॉल से टकराकर ब्लड कॉफ करता है। उसकी HP भी रैपिड फॉल होने लगती है। जैसे ही सिस्टम उसे तुरंत हीलिंग आइटम इस्तेमाल करने को कहता है, मॉन्स्टर पहले ही उसके सामने खड़ा हो चुका होता है और एक और हमला करने को तैयार है। जे हन जैसे ही वर्स्ट के लिए ब्रेस करता है, मॉन्स्टर अचानक फ्रीज हो जाता है। वह डिसबिलीफ में घूरता है, समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी कैवन में एक महिला की आवाज गूंजती है। वह महिला ऑलमोस्ट डिवाइन लगती है, जैसे कोई गॉडेस। उसकी कमांड से मॉन्स्टर को उसे हार्म करने से रोका जाता है और वह बताती है कि उसने खुद उसे यहाँ इम्पोर्टेंट गेस्ट के रूप में लाया है। यह हाफ डीमन हाफ एंजेलिक एल्फ हीरो को बताती है कि वह डेस्टिन्ड है एडवर्सरी बनने के लिए। कंफ्यूज्ड जे हन का कोई क्लू नहीं कि यह महिला कौन हो सकती है। वह लेडी आगे कहती है कि उसे लगता था कि वह एफर्टलेसली मॉन्स्टर को हराएगा, लेकिन लगता है कि वह गलत थी। वह उसे बस एक एवरेज किड मानती है, मॉडरेट मैना और एबिलिटीज वाला। वह सवाल करती है कि लोकी ने ऐसा बच्चा क्यों चुना कि माइटी एसियर गॉड्स के एडवर्सरी बने। जे हन खून खोने के कारण कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है, लेकिन वह जानता है कि यहाँ मरने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसे दूसरी चांस मिली है सब ठीक करने के लिए। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर लेडी उसे एक्नॉलेज करती है, लेकिन कहती है कि वह अभी भी बहुत वीक है अपने रोल को निभाने के लिए। वह उसे चोक करने लगती है, चेतावनी देते हुए कि अगर वह जल्दी मजबूत नहीं हुआ तो अपनी हाथों से उसे मार देगी। पर उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए लेडी उसे दूसरी चांस देती है। वह उसे बोलती है कि वह अब से मच स्ट्रॉन्गर बने ताकि नाइटशेड मॉन्स्टर को आसानी से हराए। अगर सफल हुआ रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जल्दी एक्ट करना होगा। तभी सिस्टम पॉपअप करता है। पहला मेन क्वेस्ट हेल्स ट्रायल्स। इस मिशन में मेन गोल है नाइटशेड को 2 महीने के भीतर हराना, और यह मिस्टीरियस लेडी कोई और नहीं बल्कि गॉडेस हेल, लोकी की बेटी है। अगर वह मिशन सफल करता है, गॉडेस हेल खुद उसे अपना गिफ्ट देगी, लेकिन फेलियर का पेनल्टी है डेथ। जैसे ही क्रीपी हैंड्स उसे डार्कनेस में खींचते हैं, सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही ब्लॉन्ड गॉडेस जो समय रिग्रेशन में मिली थी, और वह अभी भी फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कह रही है। अचानक जे हन रियल वर्ल्ड में अवेकन होता है। इंजरीज पूरी तरह हील हो चुकी हैं। विंडो स्टैट्स चेक करता है और वही क्वेस्ट अभी भी हवर कर रही है, जिससे कंफर्म होता है कि सब कुछ रियल था और लेडी जो उसने एनकाउंटर किया वह सच में हेलहाइमिमर की गॉडेस थी।
जे हन अब भी क्लूलेस है एडवर्सरी वाले मामले में। न्यू नॉर्नर सिस्टम मिलने के बाद उसने फेमिलियर कुछ सुना था। अनगिनत सवाल दिमाग में हैं। रिग्रेशन क्यों हुआ, एडवर्सरी मतलब क्या है, लेकिन वह एक चीज जानता है, उसे जल्दी लेवल अप करना होगा। अगर गॉडेस की बात सही है, जैसे ही वह कमजोर हुआ उसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन वह हंसता है, कम से कम डेयरिंग टास्क्स हैं उसके सामने। उसके पास अभी मेज की तरह फाइट करने का अनुभव नहीं है और बेसिक स्पेल्स भी नहीं है। फोन निकालता है और डायरेक्टर का कॉल देखता है। अगले दिन वह लोटस फ्लावर गिल्ड पहुंचता है। मैनेजर उसे अंदर ले जाता है और चलते हुए वह समझता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। उसके मेज एप्टीट्यूड 97% है। गिल्ड के डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही हीरो डायरेक्टर को देख खुश होता है। कॉन्फिडेंट, लॉन्ग हेयर और प्रेजेंस जो ध्यान खींचती है। वे वार्मली ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं। डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट की पर्क्स एक्सप्लेन करती है और जे हन एंथुसियास्टिकली कंफर्म करता है कि ये इम्प्रेसिव हैं। कौन खुश नहीं होता। गिल्ड उसे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए स्टाइपेंड देती है। साथ ही अगर कोई बी रैंक आइटम टूट जाता है तो उन्हें मुफ्त में रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा रेड्स में उसके योगदान के आधार पर वह सब्सटैंशियल प्रॉफिट भी कमाएगा। ये टर्म्स आमतौर पर केवल टॉप नॉच ए ग्रेड रेडर्स के लिए ही रखे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले जे हन अपनी शर्त बताता है। लेडी डायरेक्टर उसे वार्मली एनकरेज करती है कि वह खुलकर बोले। वह बताता है कि अभी केवल 1 महीने पहले उसने मार्शल आर्ट्स से मेज क्राफ्ट में ट्रांजिशन किया है, इसलिए मैजिक में वह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। इसलिए वह रिक्वेस्ट करता है कि उसे पर्सनली डायरेक्टर खुद ट्रेन करें। मैनेजर उसकी ऑडेसिटी देखकर चकित है कि कैसे वह प्रेस्टिजियस डायरेक्टर से बिना हेजिटेशन डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है। जे हन पूछता है कि क्या वह उसकी शर्त मानती है ताकि वह लोटस गिल्ड के प्रायोरिटी नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सके। लेडी डायरेक्टर उसकी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट पर चकल करती है और शर्त मान जाती है। वह धन्यवाद देता है और वह टीजिंगली कहती है कि उसने पहले ही उसकी पोटेंशियल पर नजर रखी हुई है और उसे देखना बेसब्री से इंतजार है। वह उसे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए प्रेरित करती है। जे हन ने इसे एंटिसिपेट किया था क्योंकि यही मेन कारण था कि लोटस गिल्ड उसकी ओर इंटरेस्टेड थी। वह तुरंत पूछता है कि पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए। लेडी बस अपनी उंगलियों से क्लिक करती है और पीछे ब्लू एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, फॉर्मिंग अ मैना क्यूब, और कहती है कि उसे एंड्योर करना होगा। जे हन इस मैनी क्यूब को देखकर बिल्कुल बैफल्ड है। लेडी जल्दी से याद दिलाती है कि टैलेंटेड इंडिविजुअल को कम से कम इतना मैनेज करना आना चाहिए अगर वह प्रायोरिटी नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। माना क्यूब बी रैंक और ऊपर के मेजेस के लिए माना सेंसिटिविटी गेज करने का टेस्ट है, लेकिन हीरो जैसे किसी के लिए इसे हैंडल करना आसान नहीं है क्योंकि सिर्फ 7% अवेकेंड मेजेस ही इसे एंड्योर कर पाते हैं। जे हन पूछता है कि क्या वह उसे डराने की कोशिश कर रही है। लेडी रिएश्योर करती है कि फेलियर होने पर भी प्रायोरिटी नेगोशिएशन प्रभावित नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बनेगा। नो वे आउट देखते हुए हीरो अपने डर को फेस करता है और आगे बढ़ता है। डायरेक्टर अपने मैनेजर को नॉड करती है कि प्रिपेयर करें, जबकि मैनेजर कंसर्न्ड है क्योंकि करंट मेज रेडर्स भी क्यूब हैंडल करने में स्ट्रगल करते हैं। लेडी कॉन्फिडेंटली कहती है कि हीरो एवरेज नहीं है, वर्थ अ शॉट। क्यूब एक्टिवेट होता है। हीरो एनर्जी के ओवरवेलमिंग फीलिंग के सामने हेजिटेट करता है। लेडी पीछे से एनकरेज करती है और वह फाइनली करेज जुटाकर अंदर प्रवेश करता है। मैनेजर एंक्शियस है, हीरो सिर्फ एक छोटा बच्चा लगता है। लेडी रिएश्योर करती है कि वह इसे हैंडल कर सकता है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा जताती है कि फेलियर नहीं होगा। इनसाइड हीरो खुद को माना के विशाल ओशन में ड्रिफ्ट करते हुए महसूस करता है। सरप्राइजिंगली वह नॉर्मली ब्रीथ कर सकता है, जो उसकी अर्लियर चिंता को कम करता है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से इलनेस या डेथ भी हो सकता था। वह क्यूब से बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है, सिर्फ सिंगुलर डोर जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है काउंटलेस वर्लपूल्स में। वह रिजॉल्व जुटाता है और क्यूब के अंदर सर्च करता है। अचानक उसे अनयूजुअल महसूस होता है। एक अनअस्यूमिंग क्रिस्टल टक्ड अवे इमेंस मैजिकल पावर के साथ पल्सेट कर रहा है, जैसे पूरा माना ओशन इसमें समाया हो। मैनेजर एंक्शियस है। लेडी चकल करती रहती है। मैनेजर पूछता है फास्टेस्ट एग्जिट टिपिकली कितना समय लेता है। लेडी कहती है कि फास्टेस्ट एग्जिट 40 मिनट्स है, रिकॉर्ड हाई। मैनेजर ब्लंटली कहता है या तो हीरो की डेथ होगी या वह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेडी अग्री करती है, कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टिंग लैटर। उनकी आंखें वाइडन हो जाती हैं जब क्रिस्टल फ्रैक्चर होने लगता है। शॉक्ड मैनेजर अपने फोन को पकड़ता है और पता चलता है कि केवल 10 मिनट्स बीते हैं। स्पेक्टेटर्स उत्सुक हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हीरो क्रिस्टल की इमेंस पावर महसूस करता है और ग्रिन करता है, सोचते हुए कि इसे तोड़ना ही
उसकी टिकट आउट हो सकती है। डिटर्मिनेशन के साथ वह स्टोन की ओर स्विम करता है, टाइट फिस्ट में पकड़ता है और स्विफ्ट मोशन में क्रिस्टल को तोड़ देता है। जैसे ही क्रैक्स चारों ओर फैलने लगते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि उसने एक पैसिव स्किल एक्वायर की है, क्रिस्टल ऑफ माना ऑपरेशन। अचानक माना क्यूब कोलैप्स हो जाता है, जिससे स्पेक्टेटर्स डर और ऑव में एक साथ पड़ जाते हैं। सामान्यतः ऐसा टेस्ट एक एस रैंक प्लेयर के लिए 1 घंटे लेता है, लेकिन हमारे हीरो ने इसे सिर्फ 26 मिनट में पार कर लिया और यूरोपियन यूनियन की कमीला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने इसे 36 मिनट में पूरा किया था और वर्ल्ड गिनेस में नाम दर्ज था। मैनेजर तुरंत आगे बढ़ता है, हीरो का हाथ पकड़कर जोर से शेक करता है और प्रेज की बौछार करता है। लेडी भी शामिल होती है, लेकिन वह क्यूरियस है कि उसने क्यूब इतनी जल्दी कैसे तोड़ा। हीरो बताता है कि उसने क्यूब के अंदर क्रिस्टल पाया और उसे तोड़ दिया। लेडी सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि माना क्यूब क्रिस्टल में क्यूब की सारी मैजिक पावर समाई होती है और इसे फाइंड या ब्रेक करना किसी के लिए, खासकर एक रेगुलर अवेकेंड पर्सन के लिए, बेहद रेयर होता है। हीरो ने न केवल इसे पाया बल्कि शैटर्ड भी किया। यह दर्शाता है कि उसकी माना कैपेसिटी पूरे क्यूब से भी ज्यादा है। लेडी खुशी से झूम उठती है और तुरंत वादा करती है कि वह उसे दुनिया का ग्रेटेस्ट मेज बनाने में मदद करेगी। सीन फिर बदलता है और लेडी किम यू जांग दिखाई देती है, जो विजिबली अपसेट है क्योंकि जून अभी तक लेट है। हीरो की मां उसके बगल में खड़ी है, पुष्टि करती है कि वह सच में लेट है और कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहा। अचानक एक फ्लैशी रोल्स रॉयस नजर आता है, जो दोनों लेडीज का ध्यान खींचता है। वे स्टन्ड हैं यह देखकर कि हीरो इतनी एक्सपेंसिव कार से निकल रहा है। जे हन तुरंत लेडीज को नोटिस करता है और खुश होकर वेव करता है। उसकी मां एंग्शियस है, सोचती है कि कहीं उसका बेटा किसी शेडी काम में तो नहीं, जबकि लेडी किम लिविड है कि वह ऐसे लाउंजिंग कर रहा है। रूम में सेटल होते ही लड़की सीधे सवालों पर आ जाती है, पूछती है कि उसने मैजिक क्लास क्यों स्विच किया। हीरो कैजुअली बताता है कि मार्शल आर्ट्स अब काम नहीं कर रही थी और उसने ऑलरेडी मैजिक ट्रैक के पेपर वर्क भर दिए हैं। वह और डिटेल्स पूछती है, लेकिन हीरो पलटवार करता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई। फिर पूछता है कि उसके पेरेंट्स काम पर हैं क्या। वह नॉड करती है और बताती है कि इसीलिए वह यहाँ रात बिताने आई है। हीरो की मां की अनुमति से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर प्रोसेसिंग प्लांट में काम करते हैं और क्रीचर्स अब्रॉड शिप करते हैं, जो उन्हें हमेशा बिजी रखता है। जब वह अकेली रहती है, वह अक्सर हीरो के साथ टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि उसकी मां उसके पेरेंट्स की अच्छी दोस्त है। आगे बढ़ते हुए हीरो उसे पूछता है कि अब जब वह मैजिक क्लास में है तो उसे मैजिक थ्योरीज सिखाए। लड़की पूछती है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। रिलक्टेंटली हीरो पूछता है कि वह क्या चाहती है। लड़की कहती है कि अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं है। थोड़ी सोच के बाद वह डिसाइड करती है कि उसे एक विश ग्रांट करनी होगी। हीरो मान जाता है, लेकिन कंडीशन जोड़ता है कि विश 1 साल के भीतर करनी होगी, वरना एक्सपायर हो जाएगी। लड़की अग्री करती है, थोड़ा अनॉयड, और हीरो प्राइवेटली बेट करता है कि वह शायद 1 साल में इसे भूल जाएगी। टीजिंगली वह पूछता है कि वह किस तरह की विश कर सकती है, लेकिन लड़की विजिबली अनॉयड होकर कहती है कि अपना यैपिंग बंद करे। जैसे ही उनकी बैंटर चलती है, उनकी मां उन्हें डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन वे इग्नोर करते हैं, प्लेफुल पिलो फाइट में उलझे हुए। उनकी केमिस्ट्री देखकर यह कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर लड़की जोकिंगली कह दे कि उसका विश ये है कि हीरो उससे शादी करे। इस बीच फॉरेस्ट में वायलेंट रेवंस उड़ रहे हैं और एक मैन क्लैड इन ब्लैक एफर्टलेसली मॉन्स्टर्स को अपनी सोर्ड से डिस्पैच कर रहा है। आखिरकार हम हीरो के पिता मिनयोंग ऊ से मिलते हैं, जिन्हें आर्मर्ड मैन उनकी डंजन क्लियरिंग के लिए प्रेज देता है। मन उन्हें अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन फादर डिक्लाइन कर देता है, प्रिफरिंग सोलो। आर्मर्ड गाय प्रैक्टिकली जिद करता है, स्कारलेट गिल्ड से रिस्पेक्ट देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन मैन इन ब्लैक बस स्कॉफ करता है और उसे स्टबर्न कहता है। तभी फादर अचानक वियर्ड चेन समन करता है और ह्यूमंस के ग्रीडीनेस के बारे में लेक्चर देता है, फिर अचानक वैनिश हो जाता है, लीविंग आर्मर्ड गाय स्क्रैचिंग हिज हेड। इस स्पूकी एनकाउंटर के बाद यह साफ है कि किलर डैड हीरो से भी यंगर दिखता है। हम वापस डायरेक्टर के पास हैं, जो जे हन को उसकी पहली मैजिक क्लास के लिए लेक्चर दे रही हैं, लेकिन लेडी सीधे स्पारिंग में कूदती हैं और उसे चैलेंज करती हैं कि वह उनके सामने अटैक करे। लड़का हिचकिचाता है, लेकिन समझता है कि कोई विकल्प नहीं है। वह गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे स्टांस लेता है, किसी भी ओपनिंग से बचते हुए। अपने मार्शल आर्ट्स के ज्ञान को याद करते हुए वह एक पंच फेंकता है
यह उम्मीद करते हुए कि लेडी कोई रिएक्शन देंगी। लेडी बस वहां खड़ी मुस्कुराती है और उसके ब्लो का इम्पैक्ट इतना भारी होता है कि डस्ट की एक क्लाउड सब कुछ ढक देती है। जैसे ही डस्ट सेटल होती है, हीरो देखता है कि उसकी पंच एफर्टलेसली कॉट हो गई है और लेडी इसे आसानी से हैंडल कर रही है, जिससे लड़का पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है। वह कॉन्फिडेंट ग्रीन करती है और लड़का जल्दी से सेफर डिस्टेंस पर रिट्रीट करता है। ऐसा लगता है कि उसने उसे सिर्फ हीलर समझकर अंडर एस्टिमेट किया था। अब वह निश्चित है कि उसके पास एस रैंक रेडर की शक्ति है। उस पंच के बाद लेडी उसके मूव्स एनालाइज करती हैं, मार्शल आर्टिस्ट की हैबिट्स और स्टांस की वीकनेस बताती हैं। वह कहती हैं कि मेजेस आमतौर पर ऐसे चार्ज नहीं करते। फिर वह उससे पूछती हैं कि क्या उसे मार्शल आर्ट्स और मैजिक का डिफरेंस पता है। लड़का बताता है कि मार्शल आर्ट्स में क्लोज कॉम्बैट होता है, जबकि मैजिक डिस्टेंस से अटैक करने का तरीका है। लेडी नॉड करती हैं और जोड़ती हैं कि मैजिक क्लासेस में एनिमीज को दूर से वीकन किया जाता है, जबकि मार्शल आर्ट्स फेस टू फेस फिनिश करने के लिए होता है। फिर वह कहती हैं कि अब तैयार हो जाए, वह उसे दिखाएंगी कि मेज कॉम्बैट असली में क्या होता है। वह भरोसा दिलाती हैं कि अगर चीजें मैसी हो जाएं तो वह उसे हील कर सकती हैं। लड़का थोड़ा नर्वस है लेकिन तैयार है। लेडी अपनी फिंगर टिप्स पर एनर्जी इकट्ठा करती हैं और एक इंटेंस लेजर बीम शूट करती हैं। लड़का जल्दी से रोल करके सेफ्टी में चला जाता है और लेडी कहती हैं कि अब उसकी बारी है अटैक करने की। लड़का अपनी ब्लिट्स चेन पावर एक्टिवेट करता है और लाइटनिंग एरोज फेंकता है। चेन्स लगते ही भारी एक्सप्लोजन होता है, लेकिन लेडी अनहार्म्ड खड़ी रहती है। वह आश्चर्यचकित होती है कि उसके पास ए रैंक स्किल है, लेकिन याद दिलाती है कि यह तभी यूजफुल है जब टारगेट हिट हो। फिर वह अपने एरो से काउंटर करती है, जो सीधे उसके फेस की ओर जाता है। लड़का डर जाता है, लेकिन खड़ा रहकर उसकी रेजिलियंस दिखाता है। फिर लेडी फुल आउट जाती है, ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स की बैराज फेंकती है। इस बार लड़का अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेटर स्किल इस्तेमाल करता है और मैजिक डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिससे लेडी शॉक्ड रह जाती है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि उसने इतनी जल्दी अटैक रिवर्स कर दी। लेडी फिर पूछती हैं कि क्या उसके पास और कोई सरप्राइजेस हैं। हीरो बस कहता है कि वह खुद देखें।